नमस्कार मित्रों, मैं राहुल लाल। अडानी समूह के ऊपर संकटों के बादल लगातार गहराए हुए हैं। जहां उन्हें 20,000 करोड़ का एफपीओ वापस लेना पड़ा है। अब सबसे बड़ी चौंकाने वाली और एक तरह से कहें कि उनके संकटों को बढ़ाने वाला एक प्रमुख समाचार सुप्रीम कोर्ट से आ रहा है। जी हां, अडानी के संपत्ति के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का बुलडोजर चलेगा। जो मैं बात कर रहा हूं वो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी के बुलडोजर का बात नहीं कर रहा हूं मैं मित्रों। उसे मैं नैतिक और संवैधानिक नहीं मानता हूं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सुनवाई करते हुए अडानी के ऊपर, उनके संपत्ति के ऊपर रौंदने का आदेश बुलडोजर को दिया है। समझते हैं पूरा समाचार क्या है। अगर हम लोग चेन्नई चले जाएं तो चेन्नई जो पोर्ट है यानी चेन्नई बंदरगाह, वहां से 4 किलोमीटर दूरी पर यह सारा घटनाक्रम मित्रों केंद्रित है। हम लोग जानते हैं अडानी समूह का एक महत्वपूर्ण कंपनी है अडानी विल्मर। और अडानी विल्मर एक तरह से खाद्य तेल के संबंध में एक बड़ी कंपनी कह सकते हैं। उसके अडानी समूह के फॉर्च्यून जो एक बड़ी कंपनी आप देख रहे हैं वो अडानी समूह की अडानी विल्मर का हिस्सा है वो। और यह कंपनी दुनिया से खाद्य तेल आयात करती है। और आयात करके उसको कैसे उसके बगल में स्टॉक करें, भंडारण करें, उसके लिए चेन्नई में इनके प्रयास चल रहे थे। तो अगर चेन्नई पोर्ट से अगर हम लोग 4 किलोमीटर आगे चलते हैं एन्नोर एक्सप्रेस वे पे, तो वहां पे केटीवी ऑयल मिल्स और केटीवी ऑयल मिल्स और केटीवी फूड्स के वहां पे 5 किलोमीटर से ज्यादा लंबे पाइपलाइन है मित्रों। और उसके अतिरिक्त बड़े बड़े स्टोरेज के टैंक बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उसी पाइपलाइन को और उनके स्टोरेज 5 जो है कि बड़े बड़े जो उनकी टैंक है, तेल के स्टोरेज टैंक, उसे तोड़ने के आदेश दिए। और ये मामला इतना सीधा नहीं है। इस प्रोजेक्ट को देखिए, ये जो प्रोजेक्ट जो कैंसिल हुआ है अडानी का और जिसके ऊपर बुलडोजर चलाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, ये इतना आसानी से ये मामला यहां तक नहीं पहुंचा है। केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए थे। यहां तक कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने कानूनों में बैक डेट में जाकर, पीछे के तिथि में जाकर कानून में संशोधन करके उन्हें राहत देने का उनको कोशिश की गई। लेकिन वो कोशिशें भी बेकार हुई। समझते हैं इसे ध्यान से कि आखिर अडानी के संपत्ति के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को बुलडोजर चलाने के आदेश क्यों देने पड़े। तो नंबर 1, इस पूरे घटना को हम लोग समझते हैं। देखिए, भारत में 7,500 किलोमीटर से ज्यादा तटीय क्षेत्र है, हमारे कोस्टल एरिया है मित्रों। और जो तटीय क्षेत्र हैं वो पर्यावरण की दृष्टि से बेहद ही संवेदनशील हैं। उसकी सुरक्षा के लिए पर्यावरण मंत्रालय काफी ज्यादा संकल्पित रहता है कि वहां पे कोई ऐसी गतिविधि ना हो जो हमारे बायोडायवर्सिटी को नुकसान पहुंचाए। और देखिए, तटवर्ती क्षेत्र ऐसे भी आवश्यक है। देखिए, 2004 में जब इसी तमिलनाडु के क्षेत्र में, उसके पूरे हमारे दक्षिण भारत में जब सुनामी की लहरें आई थी, तब उससे बड़ी जबरदस्त नुकसान की स्थिति उठानी पड़ी थी। और उसका कारण क्या माना गया था कि तटवर्ती क्षेत्र में पर्यावरण नियमों का उल्लंघन, और उसी तरह के पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करके अडानी वहां पे जो है कि टैंक स्थापित कर रहे थे, एक तरह से खाद्य तेलों के, वो दूसरी पाइपलाइन ले जा रहे थे और उसके लिए पर्यावरणीय क्लियरेंस नहीं थे। समझते हैं पूरे मामले को। देखिए, कोस्टल जो पूरा का पूरा, सबसे पहले तो हम लोग समझें कि वो जो कंपनी है, बहुत सारे लोग इसमें ये कह रहे हैं कि अडानी की कंपनी सीधे सीधे नहीं है, इसको अडानी की कंपनी कैसे कहा जा रहा है। देखिए, अडानी की एक कंपनी मैंने बताया, अडानी विल्मर, जिससे आप लोग परिचित हैं, बहुत बड़ी कंपनी है अडानी समूह की। और दूसरा एक है केटीवी ऑयल मिल्स और केटीवी फूड मिल्स। अगर मित्रों केटीवी ऑयल मिल्स और केटीवी फूड मिल्स को भी देखें, उसके भी 50% से ज्यादा शेयर अडानी समूह के उसके भीतर है। तो यानी केटीवी ऑयल मिल्स और केटीवी फूड, इसके भीतर अडानी 50% पहले से ही मौजूद है। और उनका ज्वाइंट वेंचर किसके साथ है? अडानी विल्मर के साथ। तो अब बताइए, इस पक्ष यानी कि 50-50 अनुपात में केटीवी का उसमें 50% अनुपात है इस कंपनी में, और अडानी विल्मर का 50% अनुपात है। जबकि केटीवी के भीतर ही अडानी की उपस्थिति 50% है। तो ऐसे में यह संपत्ति किसकी हुई? ये संपत्ति आपकी तो कहीं से मुझे नजर नहीं आ रही है, अडानी जी की संपत्ति आप लोगों को भी नजर आ रही होगी। चलिए, तो ये संपत्ति अडानी जी की है, इसमें तो कहीं कोई कंफ्यूजन की स्थिति मित्रों है नहीं। अब हम लोग आते हैं आगे।
इंडियन एक्सप्रेस ने काफी अच्छे से इसकी रिपोर्टिंग की है, उसके हवाले से कुछ तथ्यों को मैं यहाँ पे रख भी रहा हूं। लेकिन सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की वो किस जजेस ने, किस बेंच ने जो है कि बुलडोजर चलाने के आदेश दिए। तो सुप्रीम कोर्ट के जो थे जस्टिस के.एम. जोसेफ, जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस परदीवाला, ये जो 3 सदस्यीय पीठ थी, उन्होंने आदेश दिए हैं बुलडोजर चलाने की। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश क्यों दिया, किस संदर्भ में दिया, बड़े सावधानी के साथ मित्रों आप लोग बिल्कुल बने रहिए। बहुत आवश्यक है इस समय यह समझना कि अडानी के ऊपर, जिसको सरकार बचाना चाह रही थी कि उनके संपत्ति के ऊपर बुलडोजर ना चले, फिर भी बुलडोजर सुप्रीम कोर्ट का चल रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर चलाने के लिए क्यों बाध्य हुई है, सरकार क्यों विफल हुई। अडानी को बचाने के इस मामले पे भी सरकार के, केंद्र सरकार के और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के तमाम प्रयास पानी में चले गए दोस्तों। तो इसकी शुरुआत हम लोग देखते हैं कि कहां से होती है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, हम लोग इसके लिए समझें कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 2011, जो पूर्ववर्ती मनमोहन सिंह की सरकार थी, जो कि पर्यावरण मंत्र को लेकर काफी गंभीर थी, क्योंकि उस सरकार के पीरियड में मैंने बताया कि 2004 का सुनामी भी आया हुआ था और काफी आलोचनाएं हुई थी कि कोस्टल को लेके नियम कानून और कठोर करने की जरूरत है। तो एक तरह से कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 2011 आया था और इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर तेल को कहीं पे आपको अगर तटवर्ती क्षेत्र में स्टोर करना है तो स्टोरेज कैपेसिटी कहीं बिल्डअप करनी है, अगर तेल वगैरह के भंडारण के लिए, तो वो केवल नोटिफाइड एरिया में ही आप उसको बिल्डअप कर सकते हैं, इस प्रकार की कैपेसिटी को। यूं नहीं कि किसी भी क्षेत्र में कहीं पे मन हुआ और लगा दिया वहां पे कि भाई हम तो अडानी जी हैं, देश के सबसे बड़े जो है कि पूंजी जगत का प्रतिनिधित्व करते हैं, सरकार हमारे इशारे पे चलती है। ऐसे तो देश नहीं चलता है। तो इसलिए इसमें कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 2011 में स्पष्ट प्रावधान है कि आपको नोटिफाइड एरिया में ही इस प्रकार के कामों को करना है। लेकिन अडानी जी की कंपनी ने इस रूल्स का पालन नहीं किया। चलिए, उन्होंने रूल्स का पालन तो किया नहीं, तो फिर उन्होंने क्या किया उसको देखते हैं। बिना किसी पर्यावरण क्लियरेंस लिए हुए, जी हाँ मित्रों, जो तमाम मीडिया रिपोर्ट्स आ रहे हैं दक्षिण भारत के, साउथ इंडिया के जो तमाम आप लीडिंग मीडिया रिपोर्ट्स को अगर आप देखेंगे और जो सुप्रीम कोर्ट में जो तथ्य रखे भी गए, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी बिल्कुल सही माना, उसमें यह कहा गया कि इन्होंने 2015 में एक तरह से केटीवी ऑयल स्टोरेज टैंक और केटीवी फूड्स और अडानी विल्मर, इन सबों का जो पूरा का पूरा गठबंधन वाली जो कंपनियां ने जो वहां पे काम किया, 2015 से इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू हो गया। आप जानते हैं कि भारत जो है कि पॉम ऑयल का एक बड़ा आयातक है हम लोग। तो एक तरह से पॉम ऑयल मतलब ताड़ तेल। तो पाम ऑयल को लेके मैं भी इसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ कि पाम ऑयल स्वास्थ्य के लिए अच्छा, पाम ऑयल जो है कि वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है खराब है, वो तो एक अलग सा डिबेट का विषय चलता रहता है। लेकिन एक हम लोग बड़े जो है कि पाम ऑयल के बड़े जो है कि हम लोग आयातक हैं, हम लोग बाहर से मंगाते हैं, उसमें इनकी बड़ी भूमिका है। जो अडानी विल्मर है वो भी एक बड़े से आयातक के खिलाड़ी हैं उसमें। तो उसी संदर्भ में चेन्नई में वहां पे सीधे सीधे एक स्टेब्लिशमेंट किया गया था। तो यह कहानी 2015 में शुरू हुई मित्रों, बिना किसी पर्यावरण क्लियरेंस लिए हुए। सोचिए, हमारे यहाँ पे एक बड़ा पूंजीपति किस तरह से सरकारी नियमों को, सरकारी कानूनों को धता बताते हुए उनकी हिम्मत कैसे होती है कि वो कानून का पालन करने का इच्छा भी प्रकट नहीं करते, प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं और पर्यावरण क्लियरेंस लेने का कोई प्रयास नहीं करते हैं। इसी जगह पे अडानी जी से बड़ी चूक हो गई मित्रों, वो आगे समझेंगे। अगर वो पर्यावरण क्लियरेंस शुरुआत में लेके कुछ प्रयास करते तो हो सकता है कि केंद्र सरकार ने जितनी ताकत लगाई थी इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए, ये प्रोजेक्ट चल भी जाता। लेकिन कहते हैं कि घमंड में कई बार गड़बड़ियां हो जाती हैं, अहंकार आपको गड़बड़ियां करा देती हैं। इस ग्रुप से वो गड़बड़ियां हुई। इस मामले में इन्होंने पर्यावरण क्लियरेंस लिया नहीं और सीधे सीधे काम शुरू कर दिया। तो स्पष्ट है जो कोस्टल रेगुलेशन जोन 2011 के जो नियम थे उसका सीधे सीधे मित्रों उल्लंघन हो रहा था इस प्रकरण में। ऐसे में दक्षिण भारत की एक बड़ी एनजीओ जो मछुआरों के लिए काम करती है, वह एनजीओ जो है कि एनजीटी में पहुंचती है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जब अडानी समूह को नोटिस जारी किया, तब अडानी समूह जी को ध्यान में आया कि हाँ, हमें तो पर्यावरण क्लियरेंस ले लेना चाहिए। यानी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले पर्यावरण क्लियरेंस लेने के कोई प्रयास नहीं, लेकिन एनजीटी के दखलंदाजी के बाद
पर्यावरण क्लियरेंस के प्रथम प्रयास शुरू होते हैं मित्रों। इसके बाद देखिए आनन फानन में हमारा पर्यावरण मंत्रालय बड़ा सक्रिय हो जाता है। उस समय प्रकाश जावड़ेकर जी जो है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री थे, वो सक्रिय होते हैं। और पर्यावरण मंत्रालय क्या करता है मित्रों, इसके लिए एक एक्सपर्ट पैनल का गठन करता है कि वो एक्सपर्ट पैनल जाके देखे कि अडानी जी का प्रोजेक्ट को कैसे जो है कि वहां पे उसको हरी झंडी कैसे दिलाई जा सके। उसको मैं आप लोगों को लगेगा कि मैं पहले ही कैसे उस पर्यावरण के एक्सपर्ट पैनल पर सवाल उठा रहा हूं। मित्रों मैं तो अभी सवाल उठा रहा हूं, उस एक्सपर्ट पैनल के ऊपर एनजीटी ने भी सवाल उठाए, सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाए, तब राहुल लाल आज सवाल उठा रहा है। यानी बिल्कुल ही जो एक एक इंफॉर्मेशन है बिल्कुल उसकी पूरी जांच पड़ताल करके मैं बता रहा हूं कि तमाम स्थितियां वहां पे बनी। एक्सपर्ट पैनल ने सरकार से क्या सिफारिश कर दी कि नहीं, इनको पर्यावरण क्लियरेंस मिलना चाहिए। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने एक्सपर्ट पैनल बनाया और उसने ये सिफारिश भी कर दी, जिस सिफारिश को बाद में सबों ने गलत बताया, वो सिफारिश कर दी गई। हालांकि एक्सपर्ट पैनल ने एक चीज ये भी चीज कहा कि 2011 का जो कोस्टल जोन नोटिफिकेशन का जो पूरा का पूरा 2011 का कानून है, उसमें अगर पर्यावरण से संबंधित कुछ भी क्लियरेंस लेना है तो आपको वो, तो मित्रों मैं ये बता रहा था कि कोस्टल जोन नोटिफिकेशन 2011 में सीधे सीधे प्रावधान है कि आप जब प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तभी उसके शुरू करने से पहले आपको क्लियरेंस लेना है, बाद में आप क्लियरेंस नहीं ले सकते हैं। और इस कमी को एक्सपर्ट पैनल ने बताया कि उस कानून में ये कमी है। देखिए एक्सपर्ट पैनल क्या बता रहा है कि हाँ इस प्रोजेक्ट को क्लियरेंस मिलनी चाहिए, अडानी जी के प्रोजेक्ट को क्लियरेंस हर हालत में मिलनी चाहिए। और कमी किसकी है? कमी अडानी जी की नहीं है कि उन्होंने पहले क्लियरेंस नहीं लिया, कमी कानून की बता दी। सोचिए कि जहां पे कमी एक्सपर्ट पैनल को बतानी चाहिए थी कि अडानी समूह के कार्यशैली गड़बड़ है, वो पर्यावरण के नियमों के लिए गंभीर नहीं है, वो ना बता के वो बता रहे हैं कि देखिए एक ऐसा कानून है, नोटिफिकेशन कैसा है जिसमें कि पहले से अगर कोई प्रोजेक्ट शुरू हो जाए तो बाद में क्लियरेंस लेने के लिए प्रावधान नहीं है। अरे आप जब शुरू कर रहे हैं कोस्टल जोन में, आप पहले पर्यावरण क्लियरेंस लीजिए, फिर जाइए अपना प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए। और पर्यावरण मंत्रालय ने क्या किया मित्रों, एक्सपर्ट पैनल की राय को माना और यह कहते हुए माना कि हाँ ये तो कानून खराब है। जो कोस्टल जोन नोटिफिकेशन 2011 का कानून है जिसमें यह प्रावधान है सीधे सीधे कि प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद क्लियरेंस नहीं मिलेगा, उस कानून को बदल दिया केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने। और कानून को बदलते हुए क्या कहा कि देखिए हमने तो ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है ये देश के लिए, इसमें पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन इस रूप में आप काफी गंभीर दिख रहे हैं। यानी कि अडानी समूह, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय जो नोट्स लिख रहा है कि आप काफी गंभीर दिख रहे हैं, हमारे कानून में ही कमी है, हमने आपके लिए कानून में संशोधन कर दिया है 2011 के कानून में। यानी अब उस कानून में संशोधन करके ये चीज बताया गया कि प्रोजेक्ट शुरू हो जाए और बाद में भी अगर वो आवेदन करें तो उसको क्लियरेंस के लिए माना जाए उसको। तो उल्टे चोर कोतवाल को डांटे वाली स्थिति है। अगर इस पूरे प्रकरण में हम लोग देखें मित्रों तो एक तरह से कानून छोटा दिखता है और अडानी का कद कभी बड़ा नजर आता है, जबकि हम लोग एक रूल ऑफ लॉ वाले देश में रहते हैं। और मित्रों रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? रूल ऑफ लॉ का मतलब ये होता है कि कानून जो लॉ है हमारा वो सबके लिए बराबर है। अगर वो एक सबसे छोटा से छोटा व्यक्ति हो उनके लिए कानून, और सबसे बड़े से बड़े व्यक्ति के लिए कानून है। अगर प्रधानमंत्री के पद पर भी कोई बैठे हुए हैं उसके लिए भी मित्रों कानून बराबर होगा। लेकिन क्या आप ये करेंगे कि एक बड़े उद्योगपति के लिए पर्यावरण के एक बड़े कानून को आप सीधे सीधे उसमें संशोधन कर देंगे? और इस चीज को समझने से पहले सोचिए कि जब ये चीजें 2018 में हो रही थी, 2017 में एक घटनाक्रम मैं याद दिलाता हूं मित्रों आप लोगों को। इसी चेन्नई बंदरगाह के पास में दो जहाज के टैंकर जो है कि दो तेल भरे जहाजों के टैंकर टकरा गए थे। उसका जल में रिसाव हुआ था, वहां पे भारी संख्या में मछलियां मर गई थी, कछुए मर गए थे, समुद्री पूरा जनजीवन बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। 2018 में भी चेन्नई बंदरगाह के पास इसी प्रकार की घटना हुई थी, जिसमें तेल के रिसाव की घटना के बाद फिर बड़ा भारी नुकसान हुआ था। ये तमाम घटनाओं को क्या पर्यावरण मंत्रालय 2018 में भूल चुका था? वो एक वर्ष पहले हुई घटनाओं को भूल के वो इस प्रकार से कानून में छेड़छाड़ करके एक बड़ी कंपनी को अनुमति प्रदान कर रहा था? क्या यह हम सबों को सोचने के लिए विवश नहीं करता है कि हमारी संस्थाएं किस तरह से काम कर रही है? इन सरकार को हम लोगों ने अपने लिए, अपने देश के संसाधनों को सुरक्षित रखने के लिए, अपने देश के पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया था। हमारे पर्यावरण मंत्रालय का काम
पूंजीपतियों को संरक्षण प्रदान करना है या फिर पर्यावरण को सुरक्षित रखना है? यह चीज सबसे सोचने वाली मामला है। पर्यावरण मंत्रालय ने कहा कि ऐसा है कि हमने अब कानून में संशोधन कर दिया है, पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से आपको जो है कि अनुमति मिल गई है। अब आप जाइए तमिलनाडु कोस्टल जोन में जो है कि आप वहां पे तमिलनाडु कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी के पास एक अनुमति पत्र ले लीजिए और वो अनुमति पत्र भी आपको मिल जाएगी। ये आश्वासन पहले से मिल रहा है उन्हें, वो मिल जाएगा और आप अपना काम स्टार्ट कर दीजिए। और इस तरह से अडानी जी ने इतना लापरवाही और बेपरवाही के ढंग से पर्यावरणों का उल्लंघन करते हुए अपने काम को शुरू कर दिया। लेकिन धन्यवाद के पात्र हैं इस मामले में जो दो संवैधानिक संस्थाओं को मैं कहूंगा मित्रों, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसने कोई समझौता नहीं किया इस पूरे मामले में, वो काफी गंभीर रही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नंबर 1, और नंबर 2 इस मामले में काफी गंभीर रही सुप्रीम कोर्ट। ये मामला मित्रों पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट एक तरह से एनजीटी में, और एनजीटी ने बड़े तख्त और बड़े तार्किक किस्म का निर्णय दिया 2020 में। एनजीटी का निर्णय कब आता है? 30 सितंबर 2020 को। और एनजीटी ने जो आदेश दिया, पहले तो मैं आदेश समझाता हूं, फिर आदेश क्यों दिया वो समझाता हूं। एनजीटी ने सीधे सीधे आदेश दिया, इनके पूरे चीज के ऊपर बुलडोजर चलाओ, हटाए, ये बिल्कुल गलत प्रोजेक्ट है ये। और नंबर 2, अडानी कंपनी के ऊपर, इनके समूह के ऊपर 25 लाख का जुर्माना भी लगाया मित्रों। यानी एनजीटी कहीं से भी सहमत नहीं हुई। एनजीटी के जो बेंच थी, कौन सी बेंच थी पहले जरा हम लोग सुन लें, क्योंकि इस प्रकार के ऐतिहासिक निर्णय देना कोई आसान चीज नहीं होता है, लेकिन हमारी संवैधानिक संस्थाएं दे रही हैं, ये बड़ी खुशी की चीज है। जस्टिस के रामकृष्णन और एक्सपर्ट सैबल दास गुप्ता की बेंच थी। तो उसमें इनके बेंच ने क्या टिप्पणियां की वो बड़ी महत्वपूर्ण है आप लोगों के जानने के लिए। इन्होंने स्पष्ट कर दिया प्रोजेक्ट शुरू करने के पहले अडानी ने क्यों नहीं अनुमति ली, प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद मंजूरी कैसे मिल गई इसको। एनजीटी ने स्पष्ट शब्दों में कहा पर्यावरण मंत्रालय का जो एक्सपर्ट पैनल है उसे कठोर शब्दों में केंद्र सरकार को यह सिफारिश करनी चाहिए थी कि यह पर्यावरण के लिए खतरा पैदा करने वाला पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है ये, और इस प्रोजेक्ट को किसी भी आधार पर अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। ये एनजीटी के शब्द है मित्रों। यानी उस पर्यावरण मंत्रालय के एक्सपर्ट पैनल पर भी सवाल उठाए कि वो एक्सपर्ट पैनल पर्यावरण के लिए गंभीर था या फिर वो एक्सपर्ट पैनल अडानी समूह के लिए गंभीर था, उसके ऊपर भी सवाल उठे मित्रों। यहां दूसरा चीज एनजीटी ने यह पूछा कि अब ये स्थितियां आ गई हैं यहां पे कि अगर कानून में प्रावधान नहीं है कि आप पहले ही आपको प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले आपको मंजूरी लेनी है, ये कितना शानदार कानून बना हुआ है कि उद्योग जगत अपना खर्च करने से पहले ही जो है कि वो मंजूरी ले, बाद में तो वो किसी भी तरीके से दबाव में लेके मंजूरी लेने का प्रयास होगा। तो आखिर केंद्रीय कानून पर्यावरण मंत्रालय ने उसके बाद यानी प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद क्यों कानूनों में संशोधन किया, सवाल इस चीज पे भी पूछे गए मित्रों। तो एनजीटी ने आदेश दिया था उस समय कि इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से डिमोलिश किया जाए, हटा दिया जाए, और एनजीटी के फैसले के विरुद्ध में अडानी समूह सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। तो एनजीटी का फैसला मित्रों आया था 30 सितंबर 2020 को, और अब सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कब आया है? फरवरी 2023 में। फरवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया कि एनजीटी के जो निर्णय थे वो बिल्कुल सही थे, इसमें कानूनों का उल्लंघन हुआ है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से नहीं निभा पाया है, और ना तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के जो एक्सपर्ट पैनल थे उसने अपनी पर्यावरणीय जिम्मेदारी को सही ढंग से निभाया है। और इस कारण से सीधे सीधे जो उनकी टैंक की कैपेसिटी बताई जा रही है, 5 तेल टैंक जो छोड़ना है उसकी कैपेसिटी है 12,825 किलोलीटर की कैपेसिटी बताई जा रही है, 5-5 टैंक है। ये सबके ऊपर बुलडोजर चलना है। 6 महीने के भीतर इस पूरे आदेश को क्रियान्वित करने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं कि 6 महीने के भीतर उस पूरे क्षेत्र को आप खाली कर दीजिए और कृपया पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करना बंद कर दीजिए। इसलिए मैंने कहा कि तमाम आर्थिक जगत की चीजों को लेकर हिंडनबर्ग रिपोर्ट तो आई है और उसमें आर्थिक अनियमितताओं के बारे में तो हम लोग जान ही रहे हैं, लेकिन ये बड़ी कंपनियां किस प्रकार देश के कानूनों को, नियमों को धता बताती है और पर्यावरणीय कानूनों को तो कोई कानून नहीं समझती है ये। और केंद्र सरकार पूरी तरह से नतमस्तक थी, उन कानूनों को तोड़ने मरोड़ने के लिए उनके इच्छानुसार ये तमाम गतिविधियां चल रही थी। लेकिन इसके लिए हम लोगों को
एनजीटी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक तरह से धन्यवाद कहना चाहिए कि उन्होंने हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए अडानी समूह के ऊपर बुलडोजर चलाने का आदेश दिया। धन्यवाद मित्रों।